प्यारे बच्चों, गाना चल रहा है एक। सुन रहे हैं ना आप? मंजिलें जब पानी होती है ना, तो साथ वालों का इंतजार नहीं किया करते। कौन किस दिशा में जा रहा है उसकी फिक्र नहीं किया करते। फिक्र करनी है तो केवल इस बात की करनी है कि हम कहां चल रहे हैं और हम अपनी मंजिल पाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखेंगे कि आपके साथ चलने वाले जो सिर हैं, कई सारे थे। जब आपने स्टार्ट किया, बहुत सारे सिर आपको दिखाई दे रहे थे, और जब आप बीच रास्ते के पहुंचते हैं तो उन सिरों की संख्या कम होती जाती है, और जब मंजिल पे पहुंचते हैं ना, तो चुनिंदा लोग पहुंचते हैं, और वही लोग पहुंचते हैं जिनमें पहुंचने का जज्बा है। बीच में रुक जाने वाले कायर लोग होते हैं, बीच में हार जाने वाले कायर लोग होते हैं। वो परिस्थितियों का रोना रोते हैं, अरे मेरी लाइफ में वो आ गया इसलिए मैं रुक गया, मेरे रास्ते में पत्थर आ गए इसलिए मैं रुक गया, मेरे रास्ते में कांटे आ गए इसलिए मैं रुक गया। ये बहाने हैं मेहनत ना करने के। जीवन में ऐसी कोई तकलीफ, कोई ऐसा हर्डल्स नहीं होता जो आपको, अगर आपने ठान लिया है तो उस मंजिल को पाने से कोई रोक पाए। तो बेटा, चलते रहिए। आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है, और आप उस मंजिल को पा लेंगे, है ना। बेटा, स्टार्ट करते हैं कल से आगे। कल हम आधारिक संरचना के स्वास्थ्य वाले पहलू के बारे में जिक्र कर रहे थे हम, और काफी कुछ इस हेल्थ में हमने देख लिया था। और अब जो है छोटी मोटी बातें जो इसमें बाकी रही है, वो एक ये है कि सरकार की जो पौष्टिक आहार कार्यक्रम का जो विस्तार किया गया, पौष्टिक आहार कार्यक्रम, नाम से आपको पता चलेगा कि पौष्टिक आहार कार्यक्रम क्या है। यानी पौष्टिक आहार, न्यूट्रिएंट्स जो है फूड में, जिस फूड में न्यूट्रिएंट्स हों, ऐसा फूड उपलब्ध करवाना। किसको? महिलाओं को, गरीबों को, बच्चों को, औद्योगिक श्रमिकों को। इन सब को उपलब्ध करवाने के लिए देश में पोषण विस्तार ब्लॉक्स की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? पोषण विस्तार ब्लॉक्स की स्थापना की गई। पोषण विस्तार ब्लॉक्स की स्थापना की गई, और इसको यूं कह सकते हैं कि एक कुछ सेंटर्स की स्थापना की गई, तो जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन रिहैबिटेशन सेंटर्स। न्यूट्रिशन रिहैबिटेशन सेंटरों की स्थापना जो है इस तरह का पोषण उपलब्ध करवाने के लिए की गई। और 2021 के अनुसार देश में 732 न्यूट्रिशन रिहैबिटेशन सेंटर देश में थे, और इसी समय आगामी 3 साल में 10,000 सेंटर्स और खोलने की प्लानिंग थी। 2021 में कितने न्यूट्रिशन रिहैबिटेशन सेंटर? बेटा, 732, एंड टारगेट नेक्स्ट 3 इयर्स में 10,000 का था। इसके अंतर्गत इसके जो काम हैं, इन पोषण विस्तार ब्लॉक्स के तहत न्यूट्रिशन रिहैबिटेशन सेंटर और अन्य योजनाओं के जो काम थे, वो ये थे कि जनसंख्या के विभिन्न वर्ग जो हैं, जनसंख्या के विभिन्न कैटेगरीज जो हैं, उन कैटेगरीज में पोषण की कमी का पता करना, कि कहां कहां पोषण की कमी है उसका पता करना। दूसरा, पता करने के बाद में जहां जहां कमी है वहां पे पोषण से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, उन जानकारियों को उपलब्ध करवाना, प्रचार करना, और पोषण उपलब्ध करवाने का जो कार्यक्रम है उसका इंप्लीमेंटेशन करना, और साथ में इन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी करना। तो ये तो इसका उद्देश्य था। कौन कौन सी पोषण आहार योजनाएं जो हैं वो
हमारे देश में काम कर रही थी, उसमें पहली योजना का नाम आता है विशेष पोषण आहार कार्यक्रम। विशेष पोषण आहार कार्यक्रम। विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, स्पेशल न्यूट्रीलाइज प्रोग्राम जिसको कहा गया, स्पेशल न्यूट्रीलाइज प्रोग्राम। ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जो है 229 लाख बच्चों को, गर्भवती स्त्रियों को आंगनवाड़ी के माध्यम से, और या फिर फीडिंग मदर्स। फीडिंग मदर्स का मतलब जानते हैं ना, वो माएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको पौष्टिक भोजन देने की जो है वो योजना है, एक नंबर। दूसरा नंबर मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम का मतलब 6 से 14 साल के बच्चे लगभग जो है का है। बाकी ये नहीं है कि 14 से ऊपर चला गया तो उसको उपलब्ध नहीं करवाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी बालक बालिकाएं हैं, उन बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना और साथ में दूध उपलब्ध करवाना, ये सरकार की योजनाएं थी। और लोगों को पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारियां देना, ये आप समझ गए होंगे। तो ये तो बात हो गई कि हमारे स्वास्थ्य का जो बचा कुचा पहलू था वो उसका जिक्र है। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर आप कर चुके हैं। अब भारत में आधारिक संरचना एक चुनौती है कि वाई इज इंफ्रास्ट्रक्चर ए चैलेंज इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक चैलेंज की तरह से देख रहे हैं हम। एक चैलेंज क्यों है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देखेंगे। भारत में आधारिक संरचना में जो कमी आई है, उस कमी के जो कारण हैं वही हमारी चुनौतियां हैं। पहला ये है कि हमने बहुत कुछ किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, उन योजनाओं में बाकी कामों पे हमने जोर दिया है, लेकिन योजनाओं में हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता नहीं दी कभी, या कहें कि कम प्राथमिकता दी है। योजनाओं में कम प्राथमिकता, ये बड़ी समस्या रही कि हमने कहा वहां पे कृषि पे काम करेंगे, हमने कहा एजुकेशन पे काम करेंगे, औद्योगिक विकास पे काम करेंगे, औद्योगिक विकास पे तो काम करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा काम नहीं करेंगे। ये हमारी समस्या रही। पंचवर्षीय योजनाओं का जब निर्माण किया गया तो उसमें इसको कम प्राथमिकता दी गई। चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2, भारी निवेश की कमी। देश के अंदर निवेश किया गया, देश के अंदर का निवेश या बाहर से आने वाला निवेश वो किया गया, लेकिन भारी निवेश की कमी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं किया गया, बाकी सेक्टर्स में जरूर किया गया। तीसरी बात जो इसको पीछे लेके आती है, क्योंकि कोई भी काम करने के पीछे मोटिवेशन चाहिए, कोई ना कोई मोटिव चाहिए। हमारा क्या मोटिव है? अब लोग बेटा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? जिसको ये है कि हमें किठाना से निकलना ही है, कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना ही जाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। वो क्या करेगा? वो पढ़ेगा बहुत ज्यादा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट नॉट इन मनी, इन्वेस्टमेंट किस तरह का? आपकी जो एनर्जी है उसका इन्वेस्टमेंट, आपका जो डेडिकेशन है उसका इन्वेस्टमेंट, आपका जो कीमती टाइम है उसका इन्वेस्टमेंट, आपका जो एंजॉय को आप छोड़ रहे हैं ना उसका इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। और किसी की प्रायिकता ये है कि मेरा तो फ्रेंड चिड़ावा में है, अरे यार दोस्त दोस्त ना रहा, तेरे बिन कहाँ जाएंगे हम, और हम कहीं नहीं जाएंगे। तो वो उसकी प्राथमिकता में है, तो हम जो है ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए जो मोटिव चाहिए, उसका एक हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे कोई मोटिवेशन चाहिए कि यार ये ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। तो इसमें भी ये है कि अगर कहीं भी निवेश हम करें तो निवेश के बाद में हमारा मोटिवेशन क्या रहना चाहिए कि उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन निवेश और उत्पादन की जो अवधि है ना बेटा, वो बहुत कम है। सॉरी, उत्पादन अवधि लंबी है।
उत्पादन अवधि लंबी का मतलब ये कहते हैं लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, लंबी उत्पादन अवधि। कहने का मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका जो परिणाम निकल के आएगा, उत्पादन निकल के आएगा, वो एक लंबे समय के बाद में आएगा। और जब इस तरह का होता है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन में कमी आ जाती है। मैं आपको ये कहूं कि बेटा आज आप तैयारी करिएगा, है ना, और 10 साल बाद में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। क्या करेंगे आप? अरे यार 10 साल बाद में कौन जाएगा वहां पे? आज आप तैयारी करिएगा, 20 साल बाद में आपको नौकरी मिल जाएगी। आज आप तैयारी करिएगा, 20 साल बाद में जो है आपको मैं 10 रुपए दूंगा। ये मोटिवेशन जो है हमको पीछे लेके जाएगा। तो उत्पादन अवधि की जो लंबी अवधि है कि निवेश आज करेंगे और उत्पादन का जो स्टार्ट होगा वो काफी बाद में होगा, तो ये भी एक चुनौती के तौर पे देखा गया। और एक किया गया, लास्ट इसका था, निजी क्षेत्र की उपेक्षा की गई। निजी क्षेत्र की उपेक्षा की गई, एक्सक्लूजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र की उपेक्षा का मतलब क्या है कि हमने निजी क्षेत्र को सौंप रखा है बहुत कुछ, लेकिन क्या सौंप रखे हैं? उद्योग धंधे। उद्योग धंधे सौंप रखे हैं हमने, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया। हमने जो है सामाजिक, अगर मैं ढांचे की बात करूं तो एजुकेशन का काम बहुत ज्यादा हद तक हमने नहीं दिया, सड़कों का काम जो है हमने नहीं दिया। तो ये जो चीजें हैं, इनको ये कह सकते हैं आधारिक संरचना के मामले में बिजली का काम है, हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को हमने कम ध्यान दिया, इसलिए जो है वो आधारिक संरचना की कमी जो है वो हमारे यहाँ पे रही। अब जो है आधारिक संरचना की जो चुनौतियां हैं, उनमें कौन कौन से पहलू हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहलू बात करेंगे, सबसे मेन जो है वो है हमारी एनर्जी या ऊर्जा। एनर्जी के अंतर्गत हम बात करें बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो पहली बात आती है वो आती है कि बिजली का अपर्याप्त उत्पादन। बिजली का अपर्याप्त उत्पादन, देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है बिजली का, वो अपर्याप्त उत्पादन हो रहा है। और ये बताया कि विद्युत घाटे का 0.4% होने की अपेक्षा की है, बिजली के अधिकारी ने बताया। इसके अंतर्गत मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ज्यादा डेटाज हैं इसमें बहुत सारे, लेकिन मैं उन डेटाज का जिक्र नहीं करूंगा। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बिजली हमारी जो है वो किन किन सेक्टर से कहां कहां से प्राप्त होती है। बिजली जो है वो राज्य उत्पादन करता है, कुछ एक सेक्टर्स में निजी सेक्टर्स भी उत्पादन करते हैं, और केंद्र सरकार जो है, केंद्र है, वो भी उत्पादन करता है। तीनों उत्पादन करते हैं। कितने प्रकार की बिजली उत्पादन करते हैं? तीनों। ताप बिजली, थर्मल पावर वाला हमने देखा था ना, ताप विद्युत जिसको हम कह रहे हैं। दूसरा पन बिजली या जल बिजली या हाइड्रो पावर जिसको हम कहा गया, जिसका नाम हमने हिंदी में कहें तो पन बिजली, पानी से बनने वाली बिजली, जो काफी इन दिनों कम हुई है। परमाणु या आणविक एनर्जी जिसको हमने कहा। और फिर कुछ एक जो है ये बाकी जो बच गए नवीकरणीय स्रोत जो हैं, जिसमें वायु ऊर्जा, आपकी सौर ऊर्जा, और ये आ गई। सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो ताप विद्युत ऊर्जा का हो रहा है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो किसका हो रहा है? ताप विद्युत का। और सबसे कम जो हो रहा है वो हो रहा है एटॉमिक एनर्जी का। किसका हो रहा है? एटॉमिक एनर्जी का। ये बिजली के अपर्याप्त, जितनी जरूरत है ना उतना उत्पादन जो है हमारे देश में नहीं हो रहा बिजली का। दूसरा है क्षमता का कम उपयोग। क्षमता का कम उपयोग। क्षमता का कम उपयोग का मतलब, मान लीजिए कोई भी प्लांट है जहां विद्युत का उत्पादन होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो बिजली बना कितनी रहा है। तो जितनी बना रहा है ना उसको कहते हैं क्षमता। और इस क्षमता को नापने का जो मापक है
उसको कहते हैं पीएलएफ। याद रख लीजिएगा बेटा, उत्पादन, बिजली की उत्पादन क्षमता को कहते हैं पीएलएफ, प्लांट लोड फैक्टर। प्लांट लोड फैक्टर। इसके द्वारा पता किया जाता है कि बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है। प्लांट लोड फैक्टर के द्वारा यह पता चलता है कि कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है और कितनी वेस्ट हो रही है। तो पीएलएफ ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है कि उत्पादन कितना हो रहा है, वो कुल उत्पादन मान लीजिएगा, और उसमें भाग दे देंगे प्लांट की उत्पादन क्षमता का। प्लांट की उत्पादन क्षमता का। तो इससे पीएलएफ का मान निकाला जाता है, प्लांट लोड फैक्टर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के जरिए बताऊं कि कोई भी प्लांट ऐसा तैयार कर दिया जहां पे 2000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो सकता है, इतनी क्षमता है उसमें, और उस प्लांट में उत्पादन हो रहा है कितने का, 1800 मेगावाट का। तो इस 1800 में 2000 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आ गया, लगभग 0.9, और अगर प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो 90%। कहने का मतलब इसका प्लांट लोड फैक्टर जो है वो 90% है। और भारत में प्लांट लोड फैक्टर की बात करें तो 2009-10 में 76.17 था। तो ये बात आ गई प्लांट लोड फैक्टर की। अगली बात आती है बिजली बोर्डों के घाटे। बिजली बोर्ड्स के घाटे। बिजली बोर्ड्स के घाटे का मतलब ये है कि लगभग भारत सरकार जो बिजली उत्पादन कर रही है उस पर सरकार का एकाधिकार, या कहें कि हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का लगभग एकाधिकार है। वो बिजली के लिए जो संसाधन खरीदती है वो काफी महंगे होते हैं, और वो जब जनता को हम बिजली दे रहे हैं ना, तो वहां से जो प्राप्तियां हो रही हैं वो काफी कम हो रही हैं। उसका जो है वो 2018-19 का आंकड़ा है कि बिजली जो कंपनियां हैं उनको 27,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 27,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कह सकते हैं बिजली की चोरी। बिजली की चोरी, यानी वहां से हमको आती है बिजली और खंबे के ऊपर हम गए, और जो है ये हमारा वो है तार, और हमने जो है एक इधर से जो है चुपके से एक तार ऐसे करके डाल लिया, और मीटर यहाँ पे इसको नहीं चलाएंगे और इधर से चलाएंगे। यूज तो किया हमने महीने की 10,000 रुपए की बिजली, और बिल कितना आता है महीने का, 200 रुपए 300 रुपए। तो ये बड़ा कारण है। दूसरा, हमारे जितने भी उपकरण हैं, बिजली का पहुंचाने का तौर तरीका है, हमारे जो वायरिंग सिस्टम है, हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है पूरा, वो डैमेज सिस्टम है। इस तरह का सिस्टम है कि बिजली यहां से यहां तक जाएगी ना तो भी खर्च होगी। छीजत जिसको हम कह रहे हैं, बिजली रास्ते में ही कंज्यूम हो जाती है बिना मतलब के ही। यानी हमारे उपकरण जो है वो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी नहीं रखते इतनी। संचारण के दौरान बिजली हानि जिसको हम कह रहे हैं वो है। फिर खेती वाले जो कुएं हैं वहां पे जो है उनमें सब्सिडी वगैरह उपलब्ध करवाना, या रियायती दरों पर बिजली जो है वो देना कि भाई किसानों को जो है सस्ती दर पे करेंगे। अभी गहलोत साहब ने कहा थोड़े दिन अभी कि अभी कैंप्स वगैरह जो चल रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि आपको सस्ती बिजली मिलेगी। तो वो सरकार जो है वो भुगतान करती है, इसलिए बिजली कंपनीज को घाटा इसमें होता है। संचरण और वितरण की क्षति। संचरण और वितरण की क्षति जिसको कहते हैं हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। टी एंड डी लॉस। टी एंड डी लॉस अगर आपसे पूछा जाए तो टी का मतलब
ट्रांसमिशन है, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, ये संचरण है और ये वितरण है। ये दोनों प्रकार की क्षति जो है वो होती है देश में उत्पादन का लगभग जो है, अगर दिल्ली में बात करें तो ये क्षति है 50% के लगभग, यानी 100 मेगावाट बिजली अगर उत्पादन हो रही है तो 50 मेगावाट जो है उसका ही एक तरह से यूज हो रहा है। बाकी देश में जो है वो भी आंकड़ा ये 20% से ज्यादा के लगभग क्षति जो है वो हो रही है। इसका कारण एक तो हमारी तकनीक जो है वो पिछड़ी हुई है, मैं बता चुका हूं आपको। दूसरा है बिजली कर्मचारियों की, इस किताब में लिखा हुआ बिजली कर्मचारियों की सहायता से बिजली चोरी करना, जैसे भी है बिजली चोरी होती है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। आंकड़ी गालन वाला काम है, पता होगा आप लोगों को, पूछना घर पे आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। मैं नहीं कहता कि आप चोरी करते हैं, मैं नहीं करता, मेरे घर में नहीं होती। अब बिजली समस्या की चुनौती का सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चुनौती का सामना करेंगे बेटा, चुनौती का सामना आप लोग भी करेंगे ना। आप लोग कितने अच्छे बच्चे हमारे, हर कोई ये चाहता है कि 12वीं की परीक्षा हो गई बेटा और उसके बाद में यार मजे करेंगे, इंस्टा चलाएंगे, वो चलाएंगे, है ना। और यहाँ पे आप रोजाना सुनते हैं अरे बेटा सुधर जाओ रे, इंस्टा मत चलाओ, व्हाट्सएप कम यूज करो, इंटरनेट कम यूज करो। बेटा थोड़े दिन हैं, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तो कर रहे हैं ना, बाकी आराम करने का मन सबको करता है। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे पहला काम क्या करें हम, कि उत्पादन की जो क्षमता में कमी है ना उसमें वृद्धि करें, उत्पादन में वृद्धि करें, बिजली की पूर्ति में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा है जो एक आया था ना पीएलएफ, प्लांट लोड फैक्टर, इसको बढ़ाया जाए जी, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी प्लांट की क्षमता है उसका अधिकतम उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो 1000 मेगावाट बना रहा है तो हम तो उससे 700 ही उत्पादन कर लें, बाकी पड़ा रहने दें, नहीं, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। और जो अभी बात की थी हमने टीएनडी लॉसेस, उनको जो है वो कम किया जाना चाहिए। संचरण और वितरण की जो क्षति जो है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये बात हो गई बिजली की। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में काफी अच्छे काम किए हमने, आजादी के बाद से बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन क्या ये अच्छे काम पर्याप्त रहे हमारे, उन पे चर्चा करेंगे। अच्छे काम हमने किए, जन्म दर में गिरावट आई, ये अच्छा कि बुरा है? सोचिए, ज्यादा जमेड़ा अच्छा, कम जमेड़ा अच्छा? बताएं। जन्म दर में गिरावट जो है वो पॉजिटिव है। वो जमाना गया जब बूढ़ी अम्मा कहा करती थी कम से कम मेरे 5 लड़के तो होने ही चाहिए, क्यों, 4 तो मुसाणा में ले जाऊंगा और एक जो है वो एक और सारा लेके चले करेंगे छानो गोष्ठो, वो 5 छोरा। अरे 5 छोरा के चक्कर में 7-8 छोरी होगी तो 12-13, एक क्रिकेट की टीम, मैं अंपायर और एक एक्स्ट्रा, ये होना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद में हमारे काफी अच्छे प्रयास रहे और जन्म दर में गिरावट आई। शिशु मृत्यु दर जो है उसको भी काफी हद तक हमने कंट्रोल किया है। शिशु मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर उसमें भी गिरावट आई है, काफी घटी है, आंकड़े में बता चुका हूं। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा वो भी जो है वो काफी हद तक घटी है कि बढ़ी है, बताएं। ये भी गिरा दिया हमने, ये भी गिरा दिया, इसको इसको घटा दें कि बढ़ा दें? सुधार हुआ है, तो जीवन प्रत्याशा का मतलब बड़ी है, जीवन जीने औसत आयु जो है वो बड़ी है। और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में औसत आयु लगभग 70-71% के लगभग है ना। ये 70-71% जो है, हाँ, लगभग 70 है। तो इसमें जो है ज्यादा किसकी है, पुरुषों की कि महिलाओं की? अंदाज लगाइए कौन ज्यादा जिसके है, पुरुष की महिला, लड़का की लड़की?
लड़का लड़की तो नहीं बात करें, हम पुरुष महिला बात करें, क्योंकि बुढ़ा होके जहां भारत में महिलाओं, जैसा आप सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है पुरुषों की बजाय। बहुत सारे इसके कारण रहे होंगे। ज्यादा जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने पोषण के प्रति ज्यादा जागरूक हैं, एक्सरसाइज ज्यादा करती हैं, हेल्दी खाती हैं, ये सारे बात ठीक है क्या? जो भी कारण रहे हों, जीवन प्रत्याशा महिलाओं की ज्यादा है। लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है, ये चुनौतियां हमारे सामने हैं। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी जो बात हमने की है, इनमें कुछ त्रुटियां और मुख्य चुनौतियां एक तो ये हैं कि एक तो स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण है, ये समस्याएं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण है। स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्रीकरण होना चाहिए कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए? देखिए, दो शब्द आए हैं, कई जगह आएंगे आपको, केवल स्वास्थ्य में नहीं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है एक जगह सारे कर दें, कि हमने दिल्ली में सारी स्वास्थ्य सेवाएं दे दी, दिल्ली में सारे बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल जो है वो सारे दिल्ली में स्थापित कर दे, और हम अगर बीमार पड़े तो कहां जाएंगे? दिल्ली। ये ठीक है ना? स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर ढाणी, हर बस्ती में जो है हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। क्योंकि ज्यादातर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। ज्यादातर स्वास्थ्य सेवाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। गांव में कौन मिलेंगे? झोले वाले, नीम हकीम, या कोई छोटा मोटा एक हॉस्पिटल होगा, वहां पे एक डॉक्टर साहब बैठेंगे, वो कभी छुट्टी पे हुए तो बड़ी वहां की जो नर्स बहन जी हैं वो दवाइयां देंगी, जिनको पूरा नॉलेज, मेडिकल से संबंधित पूरा नॉलेज उनको नहीं है, लेकिन वो हर बीमारी का इलाज करती हैं। और अगर हमको कुछ अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो थोड़ा सा आगे दूर हमको झुंझुनू जाना पड़ेगा, झुंझुनू में भी इतनी सुविधाएं नहीं है, रेफर कहाँ करेंगे? जयपुर। ये बड़ी समस्या है स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में। असमान वितरण है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, शहरी क्षेत्रों में सारा केंद्रीकृत है। अब दूसरी बात आती है, जो चुनौतियां हैं उनमें संक्रामक बीमारियों की। संक्रामक बीमारियां, जो भयानक बीमारियां हैं हमारी, जो संक्रमण फैलता है एक से, उसमें एक नंबर पे नाम आता है HIV का। इस वायरस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इसका जिक्र हम कर चुके हैं, एड्स। ये वायरस का नाम है बेटा, ये बीमारी का नाम है। दूसरी एक बीमारी जो है जिसको कहते हैं SARS, इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। रेस्पायरेटरी का मतलब जानते हैं ना? रेस्पायरेटरी, हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे कई बार कहते हैं कि रेस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहने का मतलब जो फेफड़ों, श्वास लेने वाला श्वसन तंत्र हमारा जो है, तो ये एक तरह से अस्थमा वाली जो बीमारियां हैं, ये सारी की सारी संक्रामक हैं। तो ये बीमारी जो है वो समाज के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। ये बीमारी बहुत ज्यादा है अभी फिलहाल इंडिया में। ये एक चुनौती है, ये एक चुनौती है। तीसरा है प्रबंध संबंधी कमियां, मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी कमियां हैं, कि हम किसी भी चीज को उसका मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या के बीच में और कर्मचारियों के बीच में काफी अंतर है। स्वास्थ्य केंद्र फिर भी ज्यादा खोल दिए तो वहां पे कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटल हो गए लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। किठाना में हॉस्पिटल है, इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन एक डॉक्टर साहब है। कम से कम यहाँ पे 5-6 डॉक्टर होने चाहिए इतने बड़े गांव में। हमारे पास एक आध डिस्पेंसरी और होनी चाहिए, नर्सेज की संख्या इतनी होनी चाहिए। तो ये जो है मैनेजमेंट की कमी है। निजीकरण इसका जो हो रहा है, उसके अपने फायदे हैं तो उसके अपने नुकसान भी हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं का जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसका फायदा है कि हमको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन ये है कि ये स्वास्थ्य सेवाएं महंगी भी हो रही है। ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है अफोर्ड नहीं कर पाता, वो सरकारी अस्पताल की ओर भागता है। और सरकारी अस्पताल की सुविधाएं, सरकारी अस्पताल का मैनेजमेंट आप देख सकते हैं क्या है। फिर आता है रख रखाव का घटिया होना। आपका जो अपकीप एंड मेंटेनेंस जो है वो काफी घटिया है। आप हॉस्पिटल्स में जाकर देखेंगे बहुत बुरी स्थिति है। मैं आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। एक तो बढ़िया आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर कितना साफ सुथरे फर्श जो है वो चमकते हुए फर्श आपको मिलेंगे। वहां की लेब्स जो हैं वो अच्छी हैं, वहां के डॉक्टर्स के चैम्बर्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं, वहां के जो वार्ड्स हैं वो काफी अच्छे हैं, वहां का आईसीयू जो है काफी अच्छा है। और सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भी जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे हम जनरल वार्ड में चले गए हैं, और जनरल वार्ड से भी बुरा हाल है। एक सफाई का स्तर जो है वो काफी घटिया है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आधारिक संरचना के संबंध में कुछ केस स्टडीज हैं, केस अध्ययन जिनको हम कहते हैं केस स्टडीज। सबसे पहली केस स्टडी जो है वो आती है ऊर्जा के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में। विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में जो है ना, टाटा ऊर्जा निगम, सॉरी टाटा लिख दिया गया मैंने, टाटा पावर कॉरपोरेशन मान लीजिए, टाटा पावर कॉरपोरेशन, यानी टाटा के जो ऊर्जा वाला निगम है, वो ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम जो है वो कर रहा है। महाराष्ट्र के मुलशी में इन्होंने जस्ट एक मिनट, टाटा ऊर्जा निगम जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है। इसके तहत जो है वो सरकार में कुछ योजनाएं जो चलाई गई थी, इसमें एक योजना का जिक्र मैं विशेष तौर पे करना चाहूंगा, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का, इस राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत जो है इसका जो चरण चलाए गए, पहले चरण में 2013 तक इसके अंतर्गत 1100 मेगावाट ऊर्जा जो है वो ग्रिड युक्त, ग्रिड का जिक्र मैं कर चुका था। 100 मेगावाट की रूफटॉप प्रणाली, रूफटॉप देखा होगा ना आपने, छतों के ऊपर लगे हुए हैं आपके सोलर प्लेट्स जो हैं वो। 200 मेगावाट की बिना ग्रिड की, ये जो है वो 2013 तक करना था। हालांकि कुछ अव्यवहारिकताएं आ गई जिसके कारण से इस पहली योजना का पहला चरण जो था उसमें टाटा ऊर्जा निगम जो है भाग नहीं ले पाया था। अब ये तो बात हुई केस स्टडी एक एनर्जी के संदर्भ में, और एक केस स्टडी आती है हमारी हेल्थ के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में। इसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में लागू हुई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2000 मार्च 2006 से इस योजना को जो है हमने चालू किया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, कम खर्चीली और एक प्रो लेवल की जो है स्वास्थ्य सेवा जो है वो हमको देनी है, गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है हमको देनी है। और इसके अंतर्गत जो है काफी सारे हमने एम्स खोले हैं, AIIMS हिंदी में कहूं तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इंग्लिश में कहें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। स्टार्टिंग में 6 एम्स खोलने की बात थी, और एक दिल्ली में जो स्थापित हुआ एम्स सबसे पहला जो है वो 1956 में। उसके बाद में आज के दिन अगर बात करें तो देश में आई थिंक कोई एक आध आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ हो तो मुझे ध्यान नहीं है, 15 एम्स जो है वो देश के अंतर्गत हैं, जिसमें एम्स नई दिल्ली का नाम आता है। एम्स आप नोट कर लीजिएगा, नई दिल्ली। मान लो कोई इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा शहर है जिसमें एम्स नहीं है, या निम्न में से कौन सा शहर है जिसमें एम्स है। एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स राजस्थान की बात करें तो जोधपुर में एम्स है, पटना में एम्स है, रायपुर में एम्स है, ऋषिकेश उत्तराखंड, ऋषिकेश, नागपुर, लिख लीजिएगा इनको, तेलंगाना के बीबी नगर में, गुंटूर, आंध्रा का जो गुंटूर है उसमें एम्स है, यूपी का गोरखपुर, यहां पे एम्स है, वेस्ट बंगाल के कल्याणी में है, पंजाब के बठिंडा में है, और गुजरात के राजकोट में है, और झारखंड के, गुजरात के राजकोट में, और झारखंड का जो देवघर है, इनमें एम्स हैं। ऐसे 15 एम्स हैं। ऑल दीज इंस्टीट्यूट आर नेशनल इंपॉर्टेंस एंड प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन लाइक अंडर ग्रेजुएशन, जैसे कह सकते हैं कि हम एमबीबीएस जिसका कोर्स होता है वो, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, पीजी जिसमें एमएस एमडी इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है केस स्टडी की बात, एक सॉरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में केस स्टडी आई, और एक है शिक्षा के क्षेत्र में केस स्टडी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो केस स्टडी की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत देश में जो ये स्कीम चलाई गई वो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय विद्यालय है बेटा ये, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय हैं, इनके साथ हॉस्टल्स हैं। ये स्कीम जो है 2004-5 में जो है वो चालू की गई। इस योजना का उद्देश्य था एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक की लड़कियों के लिए स्टार्टिंग में 750 जो है वो विद्यालय खोलने का प्राथमिक स्तरीय, उसके बाद में उनको और आगे बढ़ाया गया। इनमें जो है वो किस तरह से वरीयता दी गई कि स्टार्टिंग में कहाँ खोले जाएंगे, तो सबसे पहली वरीयता दी गई कि सबसे पहले विद्यालय कहाँ खोले जाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी ट्राइबल एरिया जो है वहां पे खोले जाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में जहां जनसंख्या ज्यादा होगी आदिवासियों की। और महिला साक्षरता कम होगी, ये भी देखा जाएगा कि आदिवासी ज्यादा है, महिला साक्षरता कम है, और बहुत सारी लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाती हैं, तो उन स्कूलों में खोली जाएंगी। जब इनमें पूरी हो जाएगी तो दूसरा लिया जाएगा, आदिवासियों में एसटी वगैरह तो सारे आ गए, तो बाकी जो बचा एससी एंड ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। एससी ओबीसी दूसरे नंबर पे वो क्षेत्र आएंगे जहां पे एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज की जनसंख्या ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। और फिर जब इनमें खुल जाएंगे तो बाकी जो लोग रह रहे हैं वहां पे ये देखा जाएगा कि जहां पे महिला साक्षरता काफी कम हो वहां पे खोला जाएगा। और फिर जब ये भी हो गए तो चौथे नंबर पे वरीयता दी जाएगी उन क्षेत्रों में जहां पे एक गांव से दूसरे गांवों के बीच में दूरी जो है वो काफी ज्यादा हो, जहां पे विद्यालय काफी कम हो, तो वहां पे जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है वो खोले जाएंगे। और एक इसमें ये है
कस्तूरबा गांधी की विद्यालय की स्थापना के समय एक ये रखा गया था कि इसमें SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कियों का जो नामांकन है वो कम से कम 50 तो होना चाहिए। SC ST और माइनॉरिटीज का जो नामांकन है, दूसरी कितनी भी हो, कम से कम 50 नामांकन जो है SC ST एंड माइनॉरिटीज का होना चाहिए। ये चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका। मैं कुछ एक प्रश्नों का जिक्र करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आधारिक संरचना के रूप में जाता है? कौन सी सामाजिक आधारिक संरचना? आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना के बारे में आपने डिटेल से देख लिया ना। तो सामाजिक आधारिक संरचना में पहला इसमें यह है यातायात। है क्या ये कौन सा है? दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। तीसरा है संचार और चौथा है ऊर्जा। सामाजिक कौन सा है इसमें? ये या फिर ये आप जानते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रकार नहीं है। वाणिज्यिक ऊर्जा कमर्शियल एनर्जी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में है ईंधन की लकड़ी। दूसरा है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसको हम कह रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका कोयला और चौथा ऑप्शन है बिजली। कौन कौन सा वाणिज्यिक है इसमें? मेरे हिसाब से तो ये तो वाणिज्यिक है, ये भी होगा, ये भी है और ये देख लेना। कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में जाना? गैर परंपरागत जिसको वर्षों से उपयोग नहीं करते आए हैं, जिनको अभी हाल की वर्षों में हमने खोजा है और जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, वो वाले। एक नंबर पे ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा। कईयों के दिमाग में आया होगा, देखते हैं, हाँ ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, आई एम राइट, मुझे आता है। दूसरा है वायु ऊर्जा। अब क्या लगता है? चलिए, तीसरा ऑप्शन है बायोमास। अब क्या लगता है? और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देख लेना। निम्न में से कौन से अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है? निम्न में से कौन से अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है? निम्न शिशु मृत्यु दर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। नंबर 2 उच्च जीवन प्रत्याशा। नंबर 3, चलो वो भी आ गया, इसको मैंने लास्ट में, निम्न मृत्यु दर। और नंबर 4 उपरोक्त सभी। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। ट्रू और फॉल्स? बड़ी साल जीवन लुगाई। सही। भारत में कृषि क्षेत्र बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? नहीं। बस अब हम चलते हैं। बाय।